गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 19 सांख्यिकी, जिसमें हम टैली चिन्हों और बारंबारता के बारे में पढ़ेंगे। टैली चिन्ह मतलब जो इस तरह से खड़ी लाइनें रहती हैं उसे हम टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। और बारंबारता का मतलब होता है जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 2 2 2 मैंने इसको कितना बार लिखा, 4 बार लिखा है ना। तो यह क्या हुआ, ये बार बार आ रहा है ना। जो चीज बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता बोला जाता है। और इस तरह से खड़ी चिन्हों को क्या बोलते हैं, टैली चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि मैंने 3 लिखा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 बार ऐसे खड़ी चिन्ह, 3 बार ऐसे लकीर खींचेंगे, ठीक है ना। इसको टैली चिन्ह बोला जाता है। मैंने 5 लिखा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं बार में इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। 7 लिखा है तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी क्या करेंगे, 4 बार पहले खींचेंगे 1 2 3 4 और 5वीं बार में क्या करेंगे, काटेंगे। 5 हो गया, अब 6 और 7। जैसे कि 9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आया समझ में। तो हर 5वें बार में अगर यही चीज, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 12 तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बार 10 हो गया। अब 2 लकीर और खींच देंगे। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये टैली चिन्ह होता है। जितना रहता है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। बारंबारता मतलब वो चीज, कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलो आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में से 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। मतलब कि कोई कक्षा है, मान लेते कि तुम कक्षा 6वीं ही है ना। 6वीं में कितने, 20 छात्र ने, है ना, कितने 20 छात्रों ने गणित का क्या हुआ, जांच परीक्षा हुआ। जैसे कि त्रैमासिक होता है, द्विवार्षिक होता है, वैसे ही क्या हो परीक्षा हुआ, एक जांच परीक्षा हुआ जिसमें 5 में से निम्न अंक हुए। मतलब है कि 5 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें से किसी ने 1 नंबर, किसी ने 0 नंबर, किसी ने 4 नंबर, किसी ने 3 नंबर, ऐसा करके अलग अलग नंबर लाया है। आया समझ में। 20 छात्रों का क्या हुआ था, 20 छात्रों में से किसी ने, मतलब हर किसी ने कुछ अलग अलग नंबर लाया। फॉर एग्जाम्पल कि 20 अलग अलग छात्र हैं, ABCD या फिर रेमा, रेखा, हिना, कोई भी नाम ले लो, ऐसा करके 20 छात्र हैं, है ना। तो हर एक छात्र ने क्या किया, पेपर हुआ था 5 नंबर तक, तो किसी ने 0 नंबर लाया, किसी ने 2 नंबर लाया, किसी ने 3 नंबर लाया, किसी ने 4 नंबर लाया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन प्राप्तांकों को टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध मतलब हमको एक कॉलम बनाना है, कॉलम बना के क्या करना है, हमको टैली विधि से इसको बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसमें 0 दिए है, हम देखेंगे कि कौन कौन सा अंक दिया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे बोला कि 5 में से कितना भी अंक मिला होगा, तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सा अंक बार बार आया है। हम देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हमको 0 मिल गया, 0 2 बार आया है, मतलब 0 आ रहा है बार बार, है ना। तो 1 से ज्यादा बार आ गया मतलब वो रिपीट हो रहा है, बारंबार में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 भी दिख गया, 1 भी 2 बार आ गया, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो 0 से लेके 5 तक है। तो हम क्या बनाएंगे, एक हम बनाएंगे कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। और कॉलम में क्या होगा, एक में लिखेंगे अंक, है ना, एक में लिखेंगे टैली चिन्ह और एक में लिखेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले अंक कॉलम में क्या लिखेंगे, हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 0 भी दिया है, 1 भी दिया है, 2 भी, 3 4 5, मतलब 0 1 2 3 4 5 सभी अंक दिए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि इतने ही अंक यहाँ पे दिए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे टैली चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बारंबारता मतलब कितने बार वो चीज रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0 यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे। उसके बाद क्या है, 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2। उसके बाद कितना है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 बार 2 आ गया, फिर 2, ये 3 4, है ना, और कहीं पे ये 5। तो 2 कितने बार आ गया, 2 आ गया 5 बार। ऐसे 3 कितने बार है, 1 2 3 और 4 और 5, 3 भी 5 बार है, इसलिए 5 लिखे यहाँ पे। अब आते हैं 4 की बारी में, तो 1 2 और
3, तो 4 जो अंक 4 है वो 3 बार है और अंक 5 वैसे ही 3 बार है। तो सबसे पहले अंक लिखेंगे, फिर बारंबारता कौन कितने बार रिपीट हो रहा है ये लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है ना, इसलिए 2 बार खड़ी लाइन खींच दिए, यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे फिर से खड़ी 2 लाइन खींच दिए। 5 है इसलिए क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5वें में ऐसे काट देंगे। इसमें वैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में जितना भी आया है सबको योग जोड़ देंगे। तो 2 2 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 5 14 और 3 कितना होता है 17, 17 और 3 20। तो हमारा योग क्या आया 20, सबको जोड़ने पे 20 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। क्या करना है जितना भी अंक यहाँ पे दिया है उसको पहले लिख देना है कि कौन कौन सा अंक है। 0 से लेके 5 तक का अंक था, लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे टैली चिन्ह को कुछ चिन्ह लिखना है तो इसके लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारंबारता, जैसे कि 0 कितने बार आ रहा है, 1 कितने बार आया है क्वेश्चन में, उसको लिखेंगे। फिर उसको यहाँ पे खड़ी लाइनों पे जो भी यहाँ पे बगल में लिखते उसको दर्शाएंगे। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 1 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2005 तक किसी शहर का अधिकतम दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार रहा। मतलब है कि 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2005 तक शहर का तापमान दिया है। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि कोई शहर है ना, उसमें 1 अप्रैल को जैसे कि किसी दिन बारिश होता है, किसी दिन धूप कम है, किसी दिन ज्यादा है, तो हर दिन तापमान अलग अलग रहता है। आपने वेदर से आपने चेक किया होगा अपने मोबाइल में, तो किसी दिन बारिश शो कर रहा है, किसी दिन शो करता है कि बादल रहेगा। वैसे ही तापमान भी उसमें साथ साथ शो करते रहता है। कहीं पे 25 डिग्री लिखा रहेगा, कहीं पे 38 डिग्री लिखा रहेगा, है ना, कहीं पे जैसे भी है 27 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ लिखा रहता है। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल में वेदर सर्च करके देख लेना और उसमें दिख जाएगा। वैसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक का मौसम, है ना, वहां का तापमान, किसी शहर का तापमान कितना कितना रहा है, तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि 37.8 डिग्री, 37.8, मतलब यहाँ पे रैंडम दे दिया है कि भाई 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इतना मौसम रहा है। कभी तापमान 37.8 रहा है, कभी 37.9 रहा है, कभी 38 रहा है। इस तरह से इसको दे दिया गया। उसके बाद लिखा गया प्रत्येक दिन के तापमान को टैली विधि से सारणीबद्ध करो। अब टैली विधि में क्या करते हैं, हमको पता ही है कि हम क्या करते हैं, एक साइड हम लोग अंक लिखते हैं, एक साइड हम लोग टैली चिन्ह लिखते हैं, और एक बॉक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक ही काम है बॉक्स बनाना, है ना। अब बॉक्स बनाने के बाद में हमको ये देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पे जो संख्या है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि सबसे पहले छोटा अंक देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 37.8 से 2 बार आ गया और सेम टू सेम है। फिर 37.9 है, फिर 38 है, 37.9 भी यहाँ पर 2 बार आ गया, 38। तो सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है, 37.8 दिख रहा है। उसके बाद 37.9 उससे थोड़ा बड़ा, फिर 38 है, फिर 38.1 है, 38.2 है। तो हमको क्या मिल गया, सबसे छोटा मिल गया 37.8। हम तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 37.8 से शुरू करो, फिर जो अंक है उसको लिखते जाओ। 37.8 है सबसे छोटा, फिर दूसरा अंक क्या लिखना है 37.9, फिर 37 क्या है 9 के बाद सीधा 38 है ना। 38 के बाद क्या है 38.1, इस तरह से फिर 38.2, 38.3 तक दिया हुआ है। तो 38.2, 38.3 यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बारंबारता देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे वैसे ही हुआ ना, देखो 37.8 पहले लिखे, फिर 37.9, फिर 38, फिर 38.1, 38.2, 38.3। अब बारंबारता जैसे कि 37.8 कितने बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, हमने देखा है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 37.9 कितने बार आया है, देखो तो 1 2 और है क्या कहीं पे नहीं है, तो ये भी कितना 37.2 यहाँ पे 3 बार है ना। 37.9, 37, हाँ 3 बार, 1 2 और ये 3, इसलिए यहाँ पे कितने लिखे 3 बार। फिर 38.0 कितने बार है, ये 1, ये रहा 2 और कहीं पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कितने लिए 2। उसके बाद 38.1 ये है, वो कितने बार है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे। वैसे ये 38.2 कितने बार है, यहाँ पे देखते हैं 1 बार,
2 बार है 3 बार, इसलिए यहाँ पे भी 3 लिख दिए। 38.3 की कितने बार है 2 बार, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, टैली चिन्हों को बनाते हैं। यहाँ पे 2 इसलिए 2 बार खड़ी लाइन खींच दिए, 3 इसलिए 3 बार खड़ी लाइन खींच दिए, 2 है इसलिए 2 बार खड़ी लाइन, फिर 3 इसलिए 3 बार खड़ी लाइन, फिर 3 इसलिए 3 बार खड़ी लाइन, फिर 2 इसलिए 2 बार खड़ी लाइन। अब सब कुछ जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 15 आएगा। जैसे देखो 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 2 15, आ गया 15। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, नीचे दिए गए सारणी में कक्षा 6वीं के छात्रों के परीक्षाफल श्रेणीवार दिए गए हैं, इनका अवलोकन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो बोला है, ठीक है ना। तो पहला क्या चीज है बोला है कि नीचे दी गई सारणी में कक्षा 6वीं के छात्रों का परीक्षाफल, मतलब कक्षा 6वीं के जो भी छात्र उनका परीक्षाफल मतलब होता है रिजल्ट, है ना। कोई 6वीं के छात्र जो परीक्षा दिए होंगे उनका रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। श्रेणीवार मतलब जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना, उसको बोलते हैं श्रेणीवार। कोई प्रथम श्रेणी आता है, कोई द्वितीय श्रेणी, कोई तृतीय, कोई फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं श्रेणीवार। तो श्रेणीवार यहाँ पे दिया गया, उसका अवलोकन करो बोला है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर दो बोला है। तो सबसे पहले ये दिया गया कि प्रथम श्रेणी में, है ना, तो प्रथम श्रेणी में कितने 12 छात्राएं हैं, द्वितीय श्रेणी में 14 छात्राएं हैं, और तृतीय श्रेणी में 10 छात्र हैं, और जबकि अनुत्तीर्ण कितने हैं 4। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, 4 छात्र क्या है फेल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे 12 14 10 9 10 और 4, इसमें 14 ज्यादा है। 14 मतलब ये कौन सा श्रेणी का है, द्वितीय, मतलब बोलेंगे कि द्वितीय श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। आप सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। 12 14 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो 12 और 14 कितना होता है बताओ, कोई बता सकता है क्या। चलो हम लोग यहीं पे जोड़ लेते हैं। ये रहा 12, ये रहा 14, ये रहा 10 और ये रहा 4। 4 और 2 6, 6 4 10 का शून्य हाथ चलाया 1 2 3 4, कितना आया 40 आया। तो परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या 40 थी, आया समझ में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो कितने छात्र हुए हैं, ये तो फेल हो गए हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे 12 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 26, और 26 और 10 कितना होता है 36। तो कुल 36 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। 36 छात्र जो है स्टूडेंट जो है पास हुए, और 4 तो फेल हो गए थे। आया थर्ड क्वेश्चन समझ में आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नीचे है ना, नीचे दी गई सारणी, हमको सारणी दिया गया है जिसमें किसी कंपनी की, कोई कंपनी है उसका 5 वर्ष का आय दिया है, मतलब 5 वर्ष मतलब 5 साल में उसका क्या क्या कितना कितना कमाया है। जैसे कि 1996 में उसने कितना कमाया 10 लाख, है ना, क्योंकि उसका वार्षिक आय कितना है लाख में है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो पहले साल 1996 में 10 लाख, फिर दूसरे साल 1997 में 20 लाख, 1998 में 15 लाख, 1999 में 12 लाख, फिर 2000 में 2000 में 22 लाख रुपए उसने कमाया। मतलब हर साल इतना इतना कमा रहा था वो, ठीक है ना। अब बोला है कि आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। अब आरेख मतलब होता है ग्राफ, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसको आप लोग ग्राफ में भी दर्शा सकते हो, बिना ग्राफ के भी दर्शा सकते हो, ठीक है ना। तो इसको देखो ग्राफ में क्या होता है, हमको एक्स और वाई अक्ष होता है ना। तो हमको क्या लेना है, ये एक्स लेना है और ये वाई लेना है, ठीक है ना। अब क्या बोला है इसको कि ग्राफ में दंड आरेख बोले, तो हमारे आरेख तो बन गया, लेकिन दंड मतलब क्या ना, दंड का मतलब है कि हमको ऐसे डंडी टाइप का ऐसा बना करके, इस तरह से बना करके हमको दर्शाना है, ठीक है। अब एक साइड क्या लिखेंगे, एक साइड हम लोग लिखेंगे कोई भी एक साइड, या तो इधर वर्ड से लिख लो तुम्हारी मर्जी, या तो इधर वर्ड से लिख लो, क्योंकि यहाँ पे देख, यहाँ पे वर्ष और वार्षिक आय दिया है ना। अगर हम इधर वर्ड से लिखेंगे, इसको आरेख को एक्स और वाई इस तरह से लिखेंगे, और उसको दर्शाना है कैसे, दंड मतलब इस तरह से दर्शाना है, डंडे के फॉर्म में, डंडा टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है
हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक साइड यहाँ पे दिया है वर्ष दिया है और एक साइड क्या दिया है, वार्षिक आय दिया है ना। तो वर्ष और वार्षिक आय दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y में या तो इधर वर्ष लिख रहे हो तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, वार्षिक आय लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्ष लिख रहे हैं तो इधर क्या लिखेंगे, वार्षिक आय। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमको बिल्कुल नहीं ये देखना है कि मैडम यहाँ पे वर्ष लिख दिए तो हम यहाँ पे वर्ष नहीं लिख सकते, तुम इधर वर्ष लिख रहे हो तो इधर वार्षिक आय, बस क्वेश्चन को देख करके बनाना है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे वर्ष दिया है और यहाँ पे वार्षिक आय, ठीक है ना। तो हम नीचे क्या ले लेते हैं, हम इधर नीचे ले लेते हैं वार्षिक, क्या नॉट वार्षिक, यहाँ पे नीचे लेंगे वर्ष। हम नीचे क्या ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं वर्ष और ऊपर क्या ले लेते हैं, वार्षिक आय, ठीक है ना। तो नीचे क्या लेना है, वर्ष लेना है और इधर वार्षिक आय। तो हमारे पास वर्ष क्या क्या दिया, 1996, 1997, 1998, 1999 और सन 2000। अब इधर हमारे जो आय दिया है, इनका आय मतलब होता है जो उनका जो, हाँ, जैसे कि तुम्हारे पापा मम्मी पापा कमाने जाते होंगे किसी कंपनी में तो हर महीने उसको पैसा मिलता होगा, वो उनका आय है ना, तो उसको बोलते हैं आय। तो वो महीने का आय हो गया। वार्षिक मतलब साल भर में कितना कमाए, साल भर में उनको कितना पैसा मिला, ये चीज है, ठीक है ना। तो इधर क्या लिखे हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं। तुम्हारे अगर तुम चाहो तो 5 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 के बाद 10, मतलब गैप बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से 0 लिखा यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे वर्ष लिखना था, वर्ष यहाँ पे 1996 है, फिर लाइन से दे दिया 1997, 1998। जब लाइन से देगा तो लाइन से लिख देना, ठीक है ना। 1999 और सन 2000 ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि अब इधर क्या करना है, अब इधर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 10, 20, 15 अलग अलग है ना, ये 10, 20, 15 आगे पीछे है। हमको क्या करना है, या तो हम 0 के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे कर लेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा और ऊपर तक जाएगा, है ना। इतना हमारा पूरा पेज एक भर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 1, 2, 3, 4 ना लेके क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 से शुरू हो रहा है और 22 पे खत्म हो रहा है। तो हम चाहे तो उसको 10, 20, 30, 40 ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि 10, 20, 30, 40 लेंगे तो 15 तो गायब हो गया हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 का गैप लेके चलेंगे, हम ये नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 0 के बाद 5, फिर यहाँ पे 10, फिर है ना 0 के बाद 5, 5, 10, 5 से 15, 5 और 20, 25 ऐसे करके लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सारे आ गए, 10 भी आ गए, 20 भी आ गए, 15 भी आ गए, 12 सब आ जाएगा ना कि नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैडम 12 तो नहीं आया, तो इसके बीच में कहीं तो 12 होगा ना। अगर आप बोलो कि नहीं हमको तो देखना ही है, तो अब क्या करोगे, अब फिर आप तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर 2 का गैप लेना पड़ेगा। जैसे कि 0 है, 2 का गैप मतलब 0 ले लिए यहाँ पे, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से, ठीक है ना। और इधर 1996, 1997, 1998 और 1999, फिर सन 2000, ठीक है। ऐसा में या तो ऐसे बना लो या तो फिर इसके हिसाब से बना लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं दोनों तरीका बता दूंगी, इससे भी बता दूंगी और मैं खुद से बना के भी दिखा दूंगी। अब 1996 में कितना 10 लाख रुपए कमाया है, ये हमारा क्या है, ये वर्ष है और ये क्या है, वार्षिक आय है, ठीक है ना। तो सबसे पहले साल 1996 में 10 लाख कमाया है, ये हमारे 1996। अब 10 कहाँ है, ये 10 है ना। तो पेंसिल से ऐसे करो और स्केल ले लेना, आप लोग स्केल ले लेना और 10 तक लेके जाके ऐसे एक डंडा बना देना, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1997 में 20 पे आ गया है, तो हमारा 20 कहाँ है, ये रहा 20 और ये रहा 1997। तो अब इसको भी लेके चलो कहाँ तक, 20 तक, सीधा सीधा बनाना, ठीक है ना। आप लोग स्केल से हो गया 20 तक। उसके बाद तीसरा कहाँ गया, 15 तक गया, 1998 कहाँ है, 15 तक। तो यहाँ पे
14 और 16 दी, 15 तो नहीं दिया, मतलब 15 क्या इसके बीचों बीच होगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो 15 यहाँ पे आएगा और ये रहा 1998, ये ऐसा। ठीक, उसके बाद क्या है, 1999 में 12 है, तो 12 कहाँ है, ये रहा 12, ये रहा 1999, ये रहा 1900, सॉरी यार थोड़ा टेढ़ा गया। आप लोग कैसे, आप लोग ना इसको बनाना स्केल से, तब सही बनेगा। मेरे पास अब स्केल नहीं है। और उसके बाद लास्ट कितना है, 22 पे, तो सबसे ऊपर ये रहा 22, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक, बना लोगे, आगे समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आ गया होगा। ये थोड़ा सा विजिबल कम है, एक सेकेंड ना। आई होप आ गया होगा समझ में। नीचे लिखा है वर्ष और इधर लिखा है वार्षिक का है ना। मैं इस तरह से ग्राफ बना ली हूँ। ठीक है, पूरा ऊपर तक गया है मेरा ग्राफ, और इसको पेन और पेंसिल से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें का समझा देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें क्या लिया गया है, इसमें ना 5-5 का गैप ले लिया है, 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30 तक। ठीक है ना। और यहाँ पे 1996 1997 1998, पहले साल 1996 में 10 लाख रुपए कमाया है, तो 1996 में 10 पे गए, 10 तक का ग्राफ डंडा बना दिए। दूसरे साल 20 लाख कमाया, इसलिए 20 पे गए, डंडा बना दिए। 1998 में कितना कमाया, 15, तो 15 हमारे पास है यहाँ पे, 15 पे गए, डंडा बना दिए। फिर 1999 में 12 लाख रुपए कमाया, तो 12 कहाँ पे आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा, 5 लकीर होगा, तो 11 12 13 14, अभी 15 आ गया, तो मतलब चौथा स्थान पे देखो। 10 के बाद 11 12 13 14, तो हमको 12 लेना, तो 10 11 12 यहाँ पे ले लो और बना दो, बन गया 12 पे। उसके बाद यहाँ पे कितने पे, 22 पे दिया है, तो 22 पे कहाँ, 20 21 22 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बन गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा ना, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे या पीछे रिवाइंड करके दोबारा देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ आया तो मैं तो बैठी ही हूँ, मुझसे पूछ लेना दोबारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न सारणी अलग अलग टीवी के सेट के खरीदारों की सूचना देता है। इन आंकड़ों को दंड आरेख में, मतलब हमको फिर से वही ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी P है, Q है, R है, S है और T है, और कोई दूसरी कंपनी है। ये सब ने क्या किया कि टीवी लेने हैं। ठीक है ना। कोई किसी ने 25% टीवी लिया है ना, मान लेते हैं, तुम लोग प्रतिशत में नहीं समझ आ रहा, तो मैं मान लेते हैं कि किसी ने 25 टीवी खरीदा, किसी ने 30 खरीदा, किसी ने 15 खरीदा, है ना। S ने 10 खरीदा, T ने 10 खरीदा, और कोई दूसरी कंपनी है जिसका हमको नाम नहीं पता, उसने भी 10 टीवी खरीदा। अब इसको फिर से क्या करना है, आरेख में दर्शाना है। तो मैंने क्या बताया था, एक साइड हमको क्या लेना है, कोई भी यहाँ पे जो चीज दिया है तो उसी को लेना पड़ता है आरेख में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड ब्रांड है, दूसरा साइड खरीदार है, तो कोई भी एक साइड, या तो इधर ब्रांड ले लोगे तो इधर खरीदार लोगे, इधर ब्रांड लोगे तो इधर खरीदार लोगे। तो नीचे हम लोग ब्रांड ले लेते हैं, इधर खरीदार ले लेते हैं। तो हमारे पास ब्रांड क्या क्या है, PQRST, तो यहाँ पे लिखो PQRST। ठीक है। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेना, उसके बाद लाइन खींच करके यहाँ पे PQRST लेना। उसके बाद सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास, देखो 10 और 15 फिर 25, सबसे छोटा 10 शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है। तो हम फिर से 5-5 का गैप ले सकते हैं। तो क्या कि 0 5 10 15 20 25 30। ठीक है ना। हमने 5-5 का गैप फिर से ले लिया। अब सबसे पहले कंपनी P जिसने 25 खरीदा है ना, तो P लेंगे और 25 पे क्या निशान लगा के डंडा खींच देंगे, इस तरह से डंडा टाइप का बना देंगे। फिर Q कितना खरीदा, 30 खरीदा है, तो सबसे टॉप में जाके निशान लगा के, है ना, एक डंडे की तरह बना लेंगे। फिर R कितना खरीदा, 15 खरीदा है, तो 15 पे निशान लगा के बना लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है, निशान लगाना है, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जो कि मैं अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको समझाई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है ना। इसको भी तुम लोग, मुझे पता है, बना लोगे। एक साइड लिखना आरेख में, एक साइड विषय आएगा और एक साइड आएगा छात्रों का औसतांक। ठीक है ना। तो विषय में गणित, अंग्रेजी, यहाँ पे जो भी है दे दिया, इधर छात्रों के वार्षिक प्राप्तांक दे दिए। वार्षिक प्राप्तांक मतलब जो फाइनल एग्जाम होता है ना, वार्षिक परीक्षा, उसमें कितने कितने प्रतिशत आया है वो दिया हुआ है। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि इसको भी तुम लोग कर लोगे खुद से। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल जो भी है, फिलहाल तो ये अध्याय यहीं तक था।
बाकी हम लोग कल न्यू चैप्टर न्यू अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।